चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए गाइस, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहां पर हमने बात कर ली थी मैटर की, और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं उनकी जितनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हमने समझना था वो सब हम पहले ही क्लियर कर चुके थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वहां पर हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक की, जहां पर हम स्टडी करने वाले हैं मेजरमेंट को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमें यहाँ पर मेजरमेंट को स्टडी करना है। हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं हमने एक्चुअली में उसके मेजरमेंट को स्टडी करना है। एक्चुअली में ये टॉपिक कुछ ऐसा है, बहुत ही इजी सा रहता है, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसे जस्ट इग्नोर करके क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम बात करें हमारी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो इस टॉपिक को पढ़ना ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आप इस टॉपिक को जरूर एक बार पढ़ें, और एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जैसा मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हमें इस पूरी की पूरी यूनिट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करना सीखना है, ताकि इसके बाद पूरी केमिस्ट्री में आपके पास जहां पर भी न्यूमेरिकल्स हो, आपको उसमें टेंशन नहीं हो। तो ये जो टॉपिक है वहां पर उसमें हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे, और बिल्कुल ही सिंपल सी चीज को थोड़ा सा क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करने लगे हैं वो है प्रॉपर्टीज की। किसी भी मैटर की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप ध्यान रखिए, मैटर की चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, हमने तीन ही इनकी बेसिक एंड फंडामेंटल स्टेट्स को पढ़ा था, जैसे कि सॉलिड थे, गैसेस थे एंड लिक्विड्स थी। तो उसी के अकॉर्डिंग चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, प्रॉपर्टीज हमेशा दो ही टाइप की होती हैं किसी भी मैटर की। ठीक है, दो ही टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें एक आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल एंड केमिकल, जिन्हें हिंदी में बेसिकली हम बोल देते हैं भौतिक, और इसी के साथ जो केमिकल्स होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है हिंदी में रासायनिक गुण। तो किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके गुण होंगे, वो सिर्फ दो ही टाइप के होंगे, या तो वो कैसे हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल गुण। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इन्हें, तो उसके लिए थोड़ा सा समझो। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही हैं जो किसी भी मैटर की फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है किसी भी मैटर की फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, या फिर इसे मैं थोड़ा सा अगर हम करें हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखना चाहें तो यहां पर हम लिखेंगे दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। यहां पर हम लिखेंगे, हाँ जी, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट undergoing any change। यानी कि अगर आपने क्या किया, ढंग से समझो, कि किसी भी मैटर में बिना कोई चेंज किए हम जो उसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सारी क्या हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। यानी कि आपने करना सिर्फ इतना है कि आपके सामने कोई भी चीज पड़ी हो, ठीक है, आपने सिर्फ उसको देखना है, एंड आपने उसको देखकर जितने भी पॉइंट्स या जितनी भी बातें आप उसके बारे में सोच समझ सकते हैं, या फिर जो भी आप चीजें उसमें देख सकते हैं, वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कोई भी चीज हमारे सामने है तो हम उसका कलर बता सकते हैं। तो कलर क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम किसी भी चीज को स्मेल कर सकते हैं, हमें पता होगी कि उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। तो ऑर्डर, तो जो किसी भी चीज का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या है, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेस्ट, तो हमने क्या किया है, मान लिया उस चीज को हमने टेस्ट किया, तो हमने क्या उसमें कोई केमिकल चेंज किया, बिल्कुल भी नहीं। तो किसी भी चीज का अगर हम टेस्ट पता करते हैं वो भी क्या है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर ही आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दो ऐसे पॉइंट और आपके सामने आ सकते हैं जिनको हो सकता है देखने में आपको लगे कि ये किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे आ सकती हैं। अगर मैं कहूँ हमारे पास किसी भी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट आ जाए, या फिर हमारे पास उस मैटर का क्या आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये आपने बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री जब पढ़ी होगी, या बेसिक साइंस जब आप इससे पहले पढ़ रहे होंगे,
तो आपने समझा होगा वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी मैटर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोल लेते हैं, और जिस टेम्परेचर पर कोई भी मैटर बॉइलिंग स्टेट में जाता है, ठीक है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखें कभी भी किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर नहीं आएंगे। जिस पे केस हमें किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो हम करेंगे क्या, उसे हीट करेंगे। जिस भी टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा हम उसे नोट करेंगे, या जिस भी टेम्परेचर पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा हम उसे वहां पर क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो क्या इन दोनों चीजों के लिए हमने उसमें कोई केमिकल चेंज किया है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे अगर जैसे मान लो मैं बात करती हूँ, मेरे पास वाटर है, तो वाटर अगर मैं लिक्विड स्टेट में लूंगी तो भी मेरे पास उसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी H2O। अगर उस वाटर को मैं सॉलिड में चेंज कर दूं, यानी कि मैं क्या बना दूं, उसकी आइस बना दूं, तो आइस बनने के बाद भी तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। तो क्या उसमें कोई केमिकल चेंज आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम किसी भी चीज को हीट कर रहे हैं तो अगर मैं वाटर को उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करना चाहती हूँ, मैं वाटर को हीट करूंगी, तो हीट होने के बाद जब वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा, इट मींस कि वो अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाएगा, गैसीय स्टेट में चला जाएगा, तब भी उसमें किसी भी टाइप का केमिकल चेंज नहीं आएगा। तो चाहे हम उसे हीट कर रहे हैं या फिर हम उसे ठंडा कर रहे हैं, ये दोनों चीजें जो हैं वो किसी भी चीज में केमिकल चेंज नहीं लाती। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे जब तक कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तब तक हम उसे केमिकल चेंज का नाम नहीं देंगे, और ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर भी नहीं रखेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास किसके अंडर आ जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आ जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जरूरी है कोई ना कोई क्या होना, चेंज होना। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एनी केमिकल चेंज ऑकर्ड, यानी कि कोई भी केमिकल चेंज अगर किसी भी मैटर में होता है तब हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम देख सकते हैं या फिर उन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ठीक है, ये ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें। हाँ जी, ओनली व्हेन एनी केमिकल चेंज ऑकर्ड, यानी कि जब भी कोई भी केमिकल चेंज आप उस मैटर में करेंगे तभी हमें इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं पता चलती हैं। आप केमिकल प्रॉपर्टीज को केमिकल रिएक्शंस का नाम भी देख सकते हैं और केमिकल चेंजेस का नाम भी दे सकते हैं। जैसे सिंपल सी चीज, मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमें पता है कि जनरली हमें वो क्या मिलेगी, गैसीय स्टेट में मिलेगी। तो गैसीय स्टेट में जो ऑक्सीजन है, मैं अगर उसकी क्या करवाऊं, अलग अलग मैटर के साथ रिएक्शन पढ़ूं कि मेरे पास जो वाटर होगा, या मैं हाइड्रोजन को सीधा ऑक्सीजन में कंबाइन कर दूंगी तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, मैं किसी मेटल को ऑक्सीजन में कंबाइन करूंगी तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, अगर मैं कोई दूसरी नॉन मेटल लेकर आती हूँ और ऑक्सीजन के साथ उसकी डायरेक्ट रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास किस टाइप की रिएक्शन शो होंगी। तो ऑक्सीजन की अलग अलग मेटल्स के साथ जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाई और अलग अलग टाइप के रिजल्ट मुझे मिले, उन्हें हम सब किसमें रखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर रखेंगे। इसी तरीके से और एग्जाम्पल अगर हम इसके लिखें, किसी भी मैटर की आपने एसिडिटी चेक करनी हो, यानी कि उसकी पीएच चेक करनी हो कि वो कितना ज्यादा एसिडिक नेचर का है, या फिर अगर हमें किसी भी मैटर की बेसिसिटी चेक करनी हो, हमें ये चेक करना हो कि वो उसमें बेसिक नेचर कितना है, वो कितना ज्यादा एसिडिक है और वो कितना ज्यादा बेसिक है। तो ये एक्चुअली में, या फिर उसकी जो केमिकल रिएक्शंस की हम बात करें तो किसी भी मैटर की जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर ही आएंगी। मैं कोई एक स्पेसिफिक सोडियम, जैसे मान लो मैंने मेटल ले लिया एक सोडियम, अब उस सोडियम की मैं वाटर के साथ रिएक्शन देखूं, ठीक है, जो हमें पता है कि जैसे ही हम सोडियम को वाटर में ऐड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा, वो एकदम से क्या करता है, फायर कैच कर लेता है, ठीक है, तो काफी ज्यादा इसकी रिएक्शन फास्ट होती है। फिर अगर वही सोडियम की रिएक्शन मैं ऑक्सीजन के साथ देखूं, यानी कि मैं बेसिकली यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या कर रही हूँ, रिएक्टिविटी चेक कर रही हूँ, तो सारी की सारी रिएक्टिविटीज किसके अंडर आती हैं,
केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर ही आती हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि कुछ इस टाइप की क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम बिना किसी चेंज के चेक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस मैटर को देखें और देखकर जितनी भी बातें हम उसके लिए लिख सकते हैं वो सारी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब हमें उस मैटर की स्टेट में चेंज करना पड़े, एक्चुअली में किसी भी मैटर की कोई स्टेट है, जो भी वैसे कहूँ मैटर की स्टेट, तो मैटर की स्टेट तो किस में आ जाएगी, यहाँ पर, क्योंकि हम देखकर ही बता सकते हैं कि कोई भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है। लेकिन जैसे ही इसकी स्टेट में हमें चेंज करना पड़े या कोई और केमिकल चेंज करना पड़े, तब हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज सामने आती हैं वो सभी उस मेटल की क्या होती हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले ये दोनों चीजें फटाफट नोट कर लीजिए, देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ मेजरमेंट्स की। हाँ जी, देखिए हमने बात कर ली प्रॉपर्टीज की, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ, दैट इज मेजरमेंट। यानी कि प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हमने बात करनी है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं क्या होता है, तो हम लोग हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक लाइन लिखेंगे, दैट इज इट इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव मेजर। यानी कि किसी भी चीज का जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है। हम किसी भी चीज की क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे टॉपिक का मतलब यही है कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को हमें कैसे करना हो, मेजर करना हो। तो देखो किसी भी मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ऑब्वियसली आप देखो जैसे स्टेट है तो वो तो हमें पता चल गया। अगर हम देखेंगे एसिडिक है या बेसिक है तो वो भी हमें पता करना पड़ेगा कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, यानी कि वहां पर भी हमें क्या चाहिए होगी, कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होगी। तो ऐसी बिल्कुल सीधी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए अगर मैं आपको कहूं कि हमने उसका रिप्रेजेंटेशन देखना हो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी भी मैटर के रिप्रेजेंटेशन की, कि हम उस मैटर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें देखना होता है, सिर्फ दो चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो जो चीज चाहिए होगी वो होगी एक न्यूमेरिकल डिजिट, यानी कि कोई भी एक नंबर हमें चाहिए होगा, और उसी के साथ फिर हमें क्या चाहिए होगी, एक यूनिट चाहिए होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये मार्कर है, ठीक है। तो इन मार्कर की मुझे क्या करनी हो सकती है, या तो मैं इनका जो मास है वो चेक करूंगी, या फिर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप क्या करें, इस मार्कर की लेंथ मुझे चेक करके दें। तो उस लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, एक स्केल का यूज करेंगे, कोई भी मेजरिंग स्केल का आप यूज करेंगे। तो मैं आपको कहती हूँ कि इस मार्कर की लेंथ जो है, ठीक है, वो कितनी है, 10 है। तो 10 बोलते ही क्या हो जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन माइंड में आएगा कि 10 क्या, ठीक है, 10 व्हाट। तो क्या ये मीटर में है, क्या ये किलोमीटर में है, क्या ये 10 किलोग्राम्स है। तो तब हमारे पास सही आंसर आएगा कि जो मार्कर की लेंथ है वो मीटर्स, किलोमीटर्स, किलोग्राम में नहीं हो सकती, बल्कि इस मार्कर की जो लेंथ है वो कुछ 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो ये जो सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपकी मम्मी ने कोई काम करने के लिए भेजा हो, ठीक है, मार्केट से कोई सामान लाने के लिए भेजा हो, तो उसमें अगर वो कोई चीज आपको ऐसे देती है जिसको आपको क्या करना हो, तोल कर लाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कह दिया जाए कि आप आटा लेकर आए, तो आप क्या करेंगे, आप ये नहीं कह सकते ना कि 2 आटा ले आओ, तो उसके लिए या आपको 10 आटा ये नहीं बोला जाएगा, आपके पास उस 10 के साथ पीछे 1 किलोग्राम यूनिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तभी हम चीज समझ भी सकते हैं और सामने वाले को अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो जो यूनिट्स होती हैं वो किसी भी चीज के मेजरमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा देखते हुए कुछ मैं अब आपको एक नॉर्मल जनरल सी बात बताती हूँ। कुछ 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जब हम 18th सेंचुरी में थे तो वहां पर 2 अलग अलग सिस्टम्स जो थे वो इन यूनिट्स के लिए या इन मेजरिंग यूनिट्स के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए थे, जिसमें जो सबसे पहले वाला सिस्टम था उसे इंग्लिश सिस्टम जो है वो बोला जाता था, इंग्लिश सिस्टम जो बोला जाता था। एंड देन उसके बाद एक सिस्टम और आया जिसे मैट्रिक सिस्टम जो है वो बोला जाता है, और इसी मैट्रिक सिस्टम को एक और नाम दे दिया गया था, दैट इज फ्रेंच सिस्टम। ध्यान रखेंगे, फ्रेंच सिस्टम।
तो यहाँ पर ये जो दोनों ही सिस्टम बने थे कि किसी भी चीज को मेजर करना हो, चाहे हमारे पास उसकी वो न्यूमेरिकल यूनिट है या डिजिट है, वो यूनिट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही ये दो सिस्टम बने, ये इंग्लिश सिस्टम जो था, ठीक है, दिस वॉज वेरी लेस फेमस। ध्यान रखेंगे, ये उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया था बिकॉज इसकी सबसे बड़ा हम कहें जो एक ड्रॉबैक रह गया था, सबसे बड़ी कमी जो इस सिस्टम में रह गई थी वो ये कि इस सिस्टम में जो डेसिमल्स होते हैं उन्हें क्या किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था। तो यहाँ पर डेसिमल्स को क्या किया जाता था, डेसिमल्स वर इग्नोर्ड। ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर या तो क्या होगा 1 या सीधा क्या आएगा 2, 3, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स जो थे उन्हें ही देखा जाता था। जैसे अगर कोई चीज मेरे पास, या फिर मैं कहूँ मेरे पास किसी चीज की, किसी एक स्टिक की लेंथ 1.5 मीटर्स है, तो 1.5 जो मेरे पास आया, यानी कि मेरे पास ये जो डेसिमल वाली क्या आ गए, नंबर आ गए, इसे ये क्या कर देते, हमेशा इग्नोर कर देते। तो इसकी वजह से क्या हुआ, किसी भी चीज के बिल्कुल सही मेजरमेंट में, बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेजरमेंट में प्रॉब्लम आने लगी। और जबकि यहाँ पर डेसिमल्स को यूज किया जाता था, जो फ्रेंच सिस्टम था वहां पर हम लिखेंगे डेसिमल्स वर, हाँ जी, डेसिमल्स वर यूज, यानी कि यहाँ पर डेसिमल्स को यूज किया जाता था। तो यहाँ पर जैसे देखो, अब मान लीजिए कोई भी चीज मेरे पास 3.75 मीटर्स है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आप खुद सोचें कि हमारे लिए इस डेसिमल की जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा है बिकॉज अगर हम कोई भी, मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं, तो आपके एग्जाम में आपको, ठीक है, मान लीजिए 20 मार्क्स का एग्जाम हो, तो आपको उसमें से मार्क्स आए हैं 19.5, तो इस 19.5 को भी हम जानते हैं कि राउंड ऑफ करके हमें जो मार्क्स हैं वो 20 आउट ऑफ 20 मिलने की पॉसिबिलिटीज पूरी ज्यादा है। लेकिन अगर वो ये कह दें, अगर हम इस अकॉर्डिंग, ठीक है, देखते, तो वो डेसिमल्स को तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उनके लिए या तो 19 होंगे या क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं ओनली 19। तो क्या हो जाता, मान लीजिए जो मार्क्स आपको पूरे मिलने थे वहां आपको एक कट भी हो सकता था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स किसी भी चीज के मेजरमेंट में आ सकती थी, बिल्कुल सही मेजरमेंट नहीं हो पाता। तो उस टाइम जो मेट्रिक सिस्टम था वो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। एंड देन उसके बाद जो ये इंग्लिश सिस्टम है ये उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। लेकिन देन कुछ 1875 सन में क्या हुआ, इन दोनों ही फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, तो वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया, एक बात कह दी गई कि इन दोनों ही सिस्टम्स को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और कोई भी एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसके रिगार्डिंग आप किसी भी मैटर की जो स्टडी है, किसी भी मैटर की जो मेजरमेंट है, आप उन्हें बिल्कुल एक ही फॉर्म दे दें। इट मीन्स कि आपको बार बार इन दोनों अलग अलग सिस्टम का यूज नहीं करना पड़े, एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो मान लिया जाए। और वहीं से हमारे पास जो आज का हम मॉडर्न कंसेप्ट समझते हैं या पढ़ते हैं, जिसे आपने नाम सुना होगा एसआई यूनिट का, किसी भी चीज की जो एसआई यूनिट जब हम देखते हैं, वो एसआई यूनिट का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास उसी कॉन्फ्रेंस के बाद से आया। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर बात करते हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। हाँ जी, तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि हम बात करेंगे यहाँ पर एसआई यूनिट में, उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, जो नया सिस्टम था वो माना गया और उस सिस्टम का नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम को ही जस्ट हम अपोजिट करके कौन सी यूनिट्स पढ़ते हैं, एसआई यूनिट पढ़ते हैं। तो हर एक चीज की क्या हुई, एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ली गई, हर एक मैटर की जो स्टैंडर्ड यूनिट मान ली गई, और फिर बोला गया कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, अगर आपको उस मैटर की वो स्टैंडर्ड यूनिट पता है तो आप उसे किसी भी टाइप से मेजर कर सकते हैं, आपको उनके मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर उसके साथ साथ ही एक चीज और मानी गई कि मैटर आपके पास चाहे कोई भी हो, आपको उसकी सिर्फ, ठीक है, टोटल बेसिक 7 प्रॉपर्टीज को ही क्या करना है, याद रखना है। उसके अलावा, या फिर मैं कहूँ सिर्फ 7 ही ऐसी यूनिट्स होंगी जिन्हें आपको याद रखना है।
इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो हो हम उन्हीं यूनिट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, उन्हीं 7 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो यूनिट इसमें आती है दैट इज मास, ध्यान रखें दैट इज मास, ठीक है। हाँ जी, फिर उसके बाद जो अगली यूनिट आती है दैट इज लेंथ, दैट इज लेंथ। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की, ठीक है, हाँ जी मास की, फिर हमने बात की लेंथ की, लेंथ के बाद हम बात करेंगे टाइम की, थर्ड जो यूनिट है टाइम, ठीक है, हाँ जी। टाइम के बाद आती है जो नेक्स्ट 4th यूनिट दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है, 5 हमारे पास जो 4 है ये आ गए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की हमें क्या करनी हो, अमाउंट अगर चेक करनी हो, तो ये हमारे पास टोटल 5 आ चुके हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो रहेगी दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। और नंबर 7 पे रहने वाली जो हमारे पास यूनिट होगी दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो यही 7 जो यूनिट्स हैं आप इन्हें अच्छे से ध्यान रख लेंगे। सबसे पहले मास है, फिर लेंथ है, टाइम है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, किसी भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट है, हाँ जी, टेम्परेचर, और फिर लास्ट में आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने क्या करना है, इन्होंने बोला कि आप सिर्फ ये जो 7 यूनिट्स हैं किसी भी चीज की, या 7 ही प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, आप इन्हें अच्छे से याद करें और इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनको अच्छे से देख लें। इसके बाद जितनी भी दूसरी प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी मैटर की, उन्हें हम, या यूनिट्स होंगी, उन्हें हम यहीं से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, हाँ जी, मास के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज होती है दैट इज किलोग्राम, दैट इज किलोग्राम, ठीक है। मास के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हम कभी भी ग्राम्स में नहीं यूज करते, किलोग्राम्स इसकी स्टैंडर्ड यूनिट रहती है। लेंथ की अगर स्टैंडर्ड यूनिट की पूछा जाए तो दैट इज मीटर्स। क्या होती है, मास की किलोग्राम्स होती है, लेंथ की कितनी होती है, मीटर्स होती है, हाँ जी। देन है टाइम, टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, मानी जाती है, यानी कि SI यूनिट दैट इज सेकंड। फिर आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जिसे हम हिंदी में ज्योति तीव्रता कह देते हैं, तो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है दैट इज कैंडेला। तो CD से इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है, कैंडेला बोला जाता है, और CD से इसे क्या किया जाता है, शो किया जाता है। नेक्स्ट है किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट। तो इस पर आप छोटा सा क्या करेंगे, स्टार लगाकर नोट करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाला है। अब देखो, अमाउंट जब भी हम केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको कई बार कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं, कोई भी कंपाउंड्स होते हैं, तो वो बेसिकली आपको क्या लिखा हुआ मिलता है ना, कि आपने 2 मोल ऑक्सीजन ली, आपने 2 मोल मीथेन ली। तो वो जो मोल है वो एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि उस सब्सटेंस की अमाउंट ही है। तो जो कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी अमाउंट को मोल्स में, ठीक है, मेजर किया जाता है। हाँ जी, वही बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है दैट इज केल्विन, दैट इज केल्विन। और वहीं हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है SI यूनिट दैट इज एम्पियर। तो याद रखेंगे, मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज कैंडेला, अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की मात्रा जो होती है, कोई भी पदार्थ हो उसकी मात्रा को या उसकी अमाउंट को हम मोल्स में, ठीक है, फाइंड करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, वही विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज एम्पियर। ये आपने जैसे ही 7 यूनिट्स को क्या कर लिया, अच्छे से रिमाइंड कर लिया। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो भी आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप इस 7 यूनिट्स को ध्यान रखते हैं, आपसे कई बार हमारे पास ये SI यूनिट्स के अलावा एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स, दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स। यानी कि
किसी भी यूनिट को, किसी दूसरी प्रॉपर्टी को अगर हमें मेजर करना हो तो हम उन्हें इन्हीं एसआई यूनिट से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं और इन्हीं को ही आगे डिराइव करते हैं। तो दैट इज व्हाई इन्हें डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखाऊं तो मास एंड वेट मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है मास एंड वेट की मैं बात कर रही हूं। अब आपको लगेगा कि मास और वेट, ठीक है, दोनों कई बार हम क्या करते हैं, इसे भी किलोग्राम में लिखते हैं और कई बार हम इसको भी सीधा किलोग्राम में लिख देते हैं कि वेट हमारा कितना है किलोग्राम्स में। हम यही करते हैं ना, जब हम एक बिल्कुल बेसिक, हम एक लोकल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो हम यही करते हैं। मास हमारे लिए एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है क्योंकि हमें वो इजीली कई बार समझ नहीं आता। लेकिन अगर मैं बात करूं वेट की, तो हमारा कितना वेट है हम ये करते हैं कि इतने किलोग्राम्स किसी चीज का वेट है, इतने ग्राम्स किसी चीज का वेट है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि मास और वेट ये दोनों वर्ड जो हैं वो लगते बहुत ही क्या हैं, सिमिलर हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं हिंदी में मास को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं किसी भी चीज का। और वहीं जैसे हम बात करेंगे भार की या किसी भी चीज के वजन की तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वेट बोल देते हैं। ये दोनों ही चीजें देखने में बहुत ही क्या लगती है, सिमिलर लगती हैं, बट एक्चुअली में ये दोनों क्या है, काफी अलग अलग हैं। मास की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन हम क्या देंगे, ढंग से समझिए। मास की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी जा सकती है कि अमाउंट ऑफ, ध्यान रखें, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज, किसी भी पदार्थ में कितना द्रव्य उपस्थित है, किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर है, वो उसका क्या है, मास होता है। या फिर इसको मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि कोई भी चीज कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, कोई भी चीज कितने कणों से मिलकर बनी है, उसे हम उसका क्या बोल देते हैं, मास बोल देते हैं। जैसे मैंने वापस, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ये एक मार्कर है तो हम हमारे हर एग्जाम्पल में इस मार्कर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए मार्कर, मैं कहूं कि ये मार्कर जो है ये 100 नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। इसका मतलब कि इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं क्या है, 100 है और वो 100 ही सारे के सारे 1 ग्राम्स के हैं। तो इस मार्कर का जो टोटल मास मेरे पास होगा दैट विल बी 100 ग्राम्स, क्योंकि एक पार्टिकल 1 ग्राम्स का है और ऐसे मैंने कहा इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कितने कण हैं, तो 100 है। तो जैसे आप 100 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 100 ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा। तो वो 100 ग्राम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बात करूंगी वेट की, तो दिस वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखो, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ग्रेविटी किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है। तो जैसे क्योंकि हमारा सभी का, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप देखें पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज आपको मिलेगी, उस हर एक ऑब्जेक्ट पर, उस हर एक बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए हर किसी का जो वेट है वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी एक ही ऑब्जेक्ट की, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है क्या हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो आपको अर्थ की अलग अलग सरफेस पर, अलग अलग प्लेसेस पर हो सकता है आपको उसका वेट अलग अलग मिले। फॉर एग्जांपल अगर, ठीक है, हम अपनी बात करें तो हमारा जहां पर हम रहते हैं वहां पर हमारा वजन हो सकता है बिल्कुल अलग हो। लेकिन अगर हम अर्थ में, किसी अर्थ पर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम लग रहा हो, तो हमारे वेट में क्या आएगा, फर्क आएगा। हम मार्स पर चले जाएं तो मार्स पर हो सकता है, क्योंकि मार्स की जो ग्रेविटी है वो अलग है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, तो वहां पर हमारा जो वजन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। हम मून पर चले जाएं तो मून पर कहते हैं कि जितना हमारा अर्थ पर वेट होता है उसका 1/6 ही कहाँ रह जाता है, मून पर रह जाता है, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। तो ये नहीं समझेंगे सबसे पहले
कि जितने भी, ठीक है, अर्थ के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट का, किसी और सेलेशियल बॉडी का आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी ऐसे सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी की कोई ना कोई ग्रेविटी होती है, वो सभी हर ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई करते हैं, चाहे वो कम होता है या वो ज्यादा होता है। तो हर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के थ्रू किसी भी चीज पर लगता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसका वेट बोल देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ठीक है, ग्राम्स में लिख दिया। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, हमने स्टैंडर्ड यूनिट जरूर इसकी किलोग्राम बोल दी है, लेकिन अगर कोई भी चीज किलोग्राम्स में है ही नहीं तो हमें क्या करना है, उसको किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट भी तो करना है। तो यहाँ पर इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग हम ग्राम्स में चेंज कर सकते हैं, मीटर को हम किलोमीटर सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, सेकंड को हम, ठीक है, फॉरेनहाइट में, सेकंड्स है तो इसे हम क्या है आवर्स में चेंज कर सकते हैं, मिनट्स में चेंज कर सकते हैं, कैंडेला है। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं, जैसे अब हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर केल्विन में भी क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर को हम सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फारेनहाइट में भी करते हैं। तो ये जो सारी यूनिट्स हैं इन्हें स्टैंडर्ड जरूर माना गया, लेकिन इन्हें क्या किया जा सकता है, जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है किसी भी चीज की अमाउंट पर। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है तो मेरे पास अगर एक बहुत बड़ी क्या है रोड है, तो मैं उस रोड को मीटर में तो नहीं क्या करूंगी ना, बहुत ही ज्यादा बड़ी। या फिर अगर मेरे पास कोई भी छोटी सी इतनी सी स्टिक है तो क्या मैं उसको 0.0001 मीटर थोड़ा ना लिखूंगी, मैं उसको क्या लिखूंगी, जितने सेंटीमीटर की होंगी वो उसको उतने सेंटीमीटर में लिख दूंगी। तो इन चीजों को क्या किया जा सकता है, जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। और ये देखो जैसे मास को तो हमने, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्टैंडर्ड यूनिट, आपने डेफिनेशन दोनों की समझ ली, दोनों की डेफिनेशन आई होप आपने समझ ली होगी। अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट मानूं तो यहाँ पर देखो मास को मैंने बोला कि ये क्या है, किलोग्राम इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन मैंने बोला जैसे भार की, तो भार की अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट आपसे पूछूंगी ये क्या हो जाएगा, किसी भी चीज पर कोई भी जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी उस चीज पर कितना फोर्स लगा रही है वो उसका क्या है, वजन है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज को समझूं तो मेरे पास किसी भी चीज के वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी, हाँ जी, किसी भी चीज का जो मास है और उसके ऊपर जो क्या लग रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो किलोग्राम पर, ठीक है, मीटर, हाँ जी, सेकंड स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास इस वेट की क्या आ जाएगी, हाँ जी, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट आ जाएगी। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं कि इतना बड़ा क्यों लिखना, तो इसे एक नया नाम दे दिया जाता है, दैट इज न्यूटन। आप लोगों ने सुना होगा कितना, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या है बोला जाता है। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं कहूंगी तो एक्चुअली में इनका कोई अंत नहीं है, हम जितनी मर्जी चाहें ऐसी चीजें समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये नोट कर लिया होगा तो मैं आपको आगे की एक यूनिट जो है वो भी समझा देती हूँ। तो जैसे मान लीजिए सेकंड, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ, जो मेरे पास यूनिट रहने वाली, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम आवाज वाला वॉल्यूम नहीं है, आप समझ सकते होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयतन की, किसी भी चीज की कैपेसिटी, कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितना मैटर होल्ड करके रख सकता है, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है, उसका आयतन होता है। तो अगर हम बात करें बेसिकली रूम की, तो हमें पता है, मान लीजिए कोई भी रूम है तो उस रूम जो कैसा होगा, आपको उसके बीच में, ठीक है, उसकी लेंथ भी दिखेगी, कोई ना कोई उसकी विड्थ भी दिखेगी, हाइट भी कोई ना कोई होगी। तो लंबाई भी होती है हमारे पास, ठीक है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, चौड़ाई भी होती है। तो हमारे पास एक रूम की तीनों ही चीजें हमें मिल जाएंगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि वो कितना लंबा रूम है ये भी हमें पता चलेगा, कितना चौड़ा रूम है ये भी हमें पता चलेगा, और कितना ऊंचा है ये भी हमें वहां से पता चल जाएगा। और अगर आपको उस बॉक्स का, या बॉक्स समझिए, रूम समझिए, कुछ मर्जी समझिए, आपसे पूछा जाए कि इसमें हम कितनी ज्यादा गैस को फिल कर सकते हैं, तो हमें एक्चुअली में क्या करके दिखाना पड़ेगा, हमें उस रूम का वॉल्यूम लेकर दिखाना पड़ेगा। और वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ
इंटू हाइट। तो LBH ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा। अब आपको पता है लेंथ है किसी भी रूम की, वो सेंटीमीटर में तो नहीं हो सकती, ना ही किलोमीटर में हो सकती है। तो लेंथ किसी भी रूम की क्या रहेगी, मीटर में रहेगी। अगर मैं बात करूं रूम की चौड़ाई की, तो वो भी हमारे पास मीटर में ही रहेगी। और अगर हम रूम की हाइट की बात करें तो वो भी ना सेंटीमीटर ना किलोमीटर, बल्कि इसमें मिलेगी मीटर्स में ही मिलेगी। तो जब ये तीनों चीजें हमें मीटर्स में मिल रही हैं, तो जब हम क्या होगा, मान लीजिए कोई ना कोई जो न्यूमेरिकल डिजिट है वो आगे आएगी, 1 2 3 जो भी आएगा, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम यूनिट लिखने लगेंगे तो उस वॉल्यूम की यूनिट को हम मीटर क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। तो ऐसे ही चाहे जैसे मैंने अभी मास की बात की, वेट की बात की, वॉल्यूम की बात की, आप फोर्स की बात कर सकते हैं। जितनी भी बची हुई प्रॉपर्टीज हैं आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं 7 की 7 यूनिट से आगे डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी तक आपको सिर्फ 3 चीजों की बात करके दी, किलोग्राम की मैंने बात की, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात की, देन उसके बाद मैंने फिर से अगेन वॉल्यूम के लिए यहाँ पर मीटर की बात कर ली है। तो हमने पहले बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिन्हें हम सीधा ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनके लिए हमें कोई केमिकल चेंज करना पड़ता है। फिर हमने समझा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ठीक है, 18th सेंचुरी में जो 2 हमारे पास सिस्टम है, एक्चुअली में वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट वो एक जनरल नॉलेज के लिए आपके साथ मैंने शेयर किया था। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एंड अगर आपको लगे कि ये एग्जाम्पल्स कुछ 1 या 2 हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम हमारे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जहां जहां पर जिस चीज को हमने समझना होगा, इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम हर उस चीज को वहां पर समझते जाएंगे, और मैं वहां पर आपको स्पेशली नोट करवाती जाऊंगी। तब तक के लिए इतना ध्यान रखें, बहुत ही अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए। जल्दी मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय।